हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग सॉल्व करते हैं इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर, इवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस से आप आइडिया लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। तो इट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियोस। ज़्यादा देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। राइट नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, Hamilton rule, one of the most favorable point of the CSIR. So देखते हैं इंडिविजुअल ए फ्रॉम हैमिल्टन्स रूल। हैमिल्टन्स रूल, राइट? कहां से उठा रहे हैं हम लोग? हैमिल्टन्स रूल बिहेवियर का पार्ट है, छोटा सा, वहां से आपने देखना होता है। और यू नो बेटर, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स, आरबी, या यहां पर मैं लिखता हूं आरबी इज ग्रेटर देन सी। ओके, आरबी इज ग्रेटर देन सी, वेयर आर मीन्स डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस, डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस, degree of genetic relatedness, B for benefit and C for cost या investment। तो according to Hamilton, अगर हम कोई काम डिसाइड करते हैं या किसी का हेल्प करना चाहते हैं, कोई भी बिग डिसीजन ले रहे हैं, तो हमको दो चीजों पर फोकस करना चाहिए। आर कि उन मेंबर्स के बीच में हमारा डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या है, बी बताता है कि बेनिफिट क्या है, फायदा क्या हो रहा है, और वो फायदा हमेशा ज्यादा किससे होना चाहिए? कॉस्ट से। इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का थीम होता है। ये आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आर बी इज ग्रेटर देन सी, वेयर आर इज द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स, बी फॉर बेनिफिट एंड सी फॉर कॉस्ट। सो आइए देखते हैं। कह रहा है इंडिविजुअल ऑफ ए कैन डिराइव बेनिफिट। कितना है भाई? बेनिफिट कितना दिया हुआ है? 160। बेनिफिट कितना है? 160 यूनिट्स, बट इंश्योर द फिटनेस कॉस्ट इज 50 यूनिट। सो कॉस्ट कितना है? 50। ठीक है, बेनिफिट कितना है? 160, कॉस्ट कितना है? 50। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। यूनिट्स इन डूइंग सो, फॉलोइंग हैमिल्टन्स रूल, ए शुड हेल्प बी ओनली इफ बी इज हिज। तो बेनिफिट कितना है? 160, कॉस्ट कितना है? 50। अब कह रहा है कि ए को बी का हेल्प करना चाहिए अगर बी ए का हो। क्या? तो देखते हैं हम लोगों ने क्या देखना है। पहले आप डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस को सोचिए कि डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या है। तो डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस की बात अगर हम फ्रेंड्स करेंगे तो बिटवीन ब्रदर और सिस्टर डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना होता है? 1/2, या आप क्या बोलेंगे? 50%। ठीक है, फर्स्ट कजिन ओनली। तो कजिन में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। इसमें कितना हो गया? 1/4, या क्या लिखेंगे? 25%। कजिन अंकल अगेन 25%, 1/4 या 25%, नेफोर नाइस अगेन कितना परसेंट? 1/4 या 25%। ठीक है, 1/4 या 25%। ये हमको ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक रिलेटेडनेस है वो इतना है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे और अपने ऑप्शन को देखेंगे। तो आपने देखा यहां पे क्या कि इन तीनों में डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना है? 1/4 या 25%।
लेकिन ब्रदर सिस्टर में डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस मित्र कितना है 1/2 या 50%। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस ब्रदर सिस्टर मदर फादर सब में कितना है, कितना परसेंट आता है, सब में 50% आता है। तो अब आप इस चीज को ऐड करिए। सो इस फॉर्मूला क्या है, आर बी इज ग्रेटर देन सी। तो आर क्या है 1/2 इंटू बेनिफिट कितना भाई 160, बेनिफिट कितना है 160, ज्यादा कितना किससे होना चाहिए 50 से, 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे हम कट करेंगे तो कितना आ गया 80। तो 80 ज्यादा है 50 से, इसका मतलब हेल्प किसका करना चाहिए, ब्रदर सिस्टर का। ए बी का हेल्प तभी करेगा जब क्या होगा, ए बी का हेल्प कब करेगा बताओ, ए बी का हेल्प तब करेगा जब वो ब्रदर सिस्टर होगा। और किसी का हेल्प क्यों नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को आप प्रूफ रीड करते हैं। तो भाई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सबका कितना वैल्यू आ रहा है 1/4, बाकी रिलेशनशिप में कितना आ रहा है 1/4 इंटू बेनिफिट कितना है 160, ज्यादा किससे होना चाहिए 50 से। तो जब आप कट करेंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू 40, और 40 50 से कम है। तो इंडिविजुअल ए बी का तभी हेल्प करेगा जब बी ए का क्या हो, ब्रदर या सिस्टर। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे रेड क्वीन हाइपोथेसिस। रेड क्वीन हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि रेड क्वीन हाइपोथेसिस बोलता है कि इन्वायरमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंज, इन्वायरमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंज, so if organism maintain their position, then it must be need continuous evolution। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, ये रेड क्वीन का कॉन्सेप्ट है कि आपको जीना है, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो जो इवॉल्व लोग करेंगे आपके आसपास वो आपको वहां से डिफीट कर देंगे, आपको भागना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है आपसे, द रेड क्वीन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, पहला द मेटिंग ऑर्डर इन द हार्म ऑफ पॉलीगैमस मेल, नहीं, द एलिमिनेशन ऑफ deleterious mutation by sexual reproduction, sexual reproduction। फिर कह रहा है the mate selection process by female लैक कोई मतलब नहीं है, the evolutionary arm races between host and parasite is correct। क्योंकि अगर होस्ट इवॉल्व हो रहा है, अगर होस्ट इवॉल्व हो रहा है तो पैरासाइट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, है ना। हम लोग कोरोना का वैक्सीन लगा चुके हैं, फर्स्ट डोज लग गया, सेकंड डोज लग गया, बूस्टर डोज लग गया, तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। अब अगर कोरोना को अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना है तो वो भी अपने जेनेटिक फिटनेस को इंप्रूव करे। अगर वो अपने जेनेटिक फिटनेस को इंप्रूव करेगा, हम फिर से कोई नया वैक्सीन डिसाइड करेंगे। तो इस रेस में अगर जीना है तो एक अगर इवॉल्व करा तो दूसरे को इवॉल्व करना होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड क्वीन हाइपोथेसिस। प्रे इवॉल्व कर रहा तो प्रेडेटर को इवॉल्व करना पड़ेगा, हर्ब इवॉल्व हो रहा तो हर्बीवोर्स को इवॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से दो अलग अलग जनरा एक साथ इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि दूसरा इवॉल्व कर रहा तो पहले को जीने नहीं देगा, तो मस्ट है पहला भी इवॉल्व हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉसिल्स एविडेंस सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वन फिश स्पीसीज फ्रॉम द एंशिएंट लेक इन डेथ वैली कैलिफोर्निया बिकम सेवरल
isolated species. Each of these new species lived in different pond. एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें से कुछ स्पीसीज जो वैली थी वो टूट गई और वो जो स्पीसीज है वो अलग अलग पॉन्ड में आ गई। क्या कहना है, इस कह रहा है वो कहां आ गई, वो अलग अलग पॉन्ड में आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। बिकम सेवरल आइसोलेटेड स्पीसीज, ईच ऑफ दीज न्यू स्पीसीज लाइव इन डिफरेंट पॉन्ड। एक स्टॉक है, उसमें से कुछ स्पीसीज दूसरे पॉन्ड में, कुछ दूसरे पॉन्ड में, कुछ दूसरे पॉन्ड में चली गई और बाद में वो क्या हुआ, वो सेक्सुअली आइसोलेटेड हो गई और स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन कर ली क्योंकि अलग अलग जगह पर है। तो ये किस तरह का आइसोलेशन होगा, ये किस तरह का आइसोलेशन होगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता है एपिसोडिक आइसोलेशन लाइक कोई चीज होती नहीं है। टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग जिनमें मेटिंग करने के चांसेस हो लेकिन टाइम का वेरिएशन हो, एक समर के टाइम में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता हो, एक विंटर के टाइम में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। एक डे के टाइम पर एक्टिव हो, एक नाइट के टाइम पर एक्टिव हो, तो हम इसको बोलते हैं क्या, टेम्पोरल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब बीच में कोई एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, क्या आ जाए, एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए और इस बैरियर होने की वजह से अगर स्पेसिएशन हो रहा है देन वी कॉल्ड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि उनमें बिहेवियर में चेंजेस आ जाए। तो बोल रहा है कि अलग अलग डिफरेंट पॉन्ड है, एक पॉन्ड यहां है, दूसरा पॉन्ड 10 किलोमीटर दूर है, तो फिश स्पीसीज इस पॉन्ड से निकल के उस पॉन्ड में तो जाएगी नहीं क्योंकि बीच में क्या है, बहुत सारा टेरेस्ट्रियल का बैरियर है। तो इस तरह का जो स्पेसिएशन का पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो होगा जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है आपसे द यू सोसाइटी ऑफ हनी बी। अब आपने हनी बी में देखा कि कुछ क्वीन है, जो मेल होता है दैट इज कॉल्ड ड्रोन, और बाकी जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती है, स्टेराइल होती है। वो क्या होती है, स्टेराइल होती है कि उस मेंबर में सिर्फ एक ही ऐसी होती है जो रॉयल फीडिंग करती है और वो क्वीन बनती है। आपको शायद पता होगा, जूलॉजी वालों का मेन एरिया है ये। ठीक है, अब कह रहा है हनी बी द वर्कर्स एंड क्वीन हैव डिप्लॉयड जीनोटाइप। समझ पा रहे, स्टेराइल जो है ये क्या है, इन्हीं को हम वर्कर्स बोलते हैं। तो कह रहा है वर्कर्स और क्वीन जो होती है वो डिप्लॉयड जीनोटाइप की होती है, व्हाइल ड्रोन्स आर हैप्लॉयड। तो जो मेल है वो हैप्लॉयड है। मेल कैसा है, हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड का मतलब डेवलपमेंट कैसा हुआ, पार्थिनोजेनेसिस से, सिर्फ एग से डेवलपमेंट हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो जो आपकी क्वीन है और स्टेराइल है ये कैसी है, डिप्लॉयड है। मेल कैसे है, हैप्लॉयड है। Evolutionary, the queen remain reproductively active while workers are not. ठीक है, मोस्ट लाइकली ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, तो वर्कर्स हैव, क्या कह रहा है, वर्कर्स हैव जेनेटिक रिलेटेडनेस टू क्वीन लेस देन दैट देयर प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग्स। वर्कर्स कह रहा है वर्कर्स का जेनेटिक रिलेटेडनेस कम होगा, वर्कर्स हैव जेनेटिक रिलेटेडनेस टू क्वीन लेस देन द ऑफस्प्रिंग, नहीं, वर्कर्स हैव जेनेटिक रिलेटेडनेस टू क्वीन ग्रेटर देन दैट देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक, फिर कह रहा है वर्कर्स हैव जेनेटिक रिलेटेडनेस टू क्वीन लेस देन दैट ऑफ ड्रोन रिप्रोडक्शन अल्ट्रुइज्म। तो रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म लाइक कोई कहानी नहीं है, बिकॉज रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म में दोनों रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना चाहिए, और जो ड्रोन है वो स्टेराइल है, जो वर्कर्स है ये कैसी है, स्टेराइल है ना, स्टेराइल है। तो स्टेटमेंट नंबर बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट बी बता रहा है कि वर्कर्स का जो जेनेटिक रिलेटेडनेस होगा वो बच्चों से ज्यादा होता है, इसीलिए ये जो वर्कर्स है जो स्टेराइल है ये हमेशा क्वीन के बच्चों को फेवर करती है, सपोर्ट करती है। दैट इज द ऑप्शन बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है यूजिंग द मॉलिक्यूलर रिकॉर्ड टू डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। ध्यान रखना, फाइलोजेनेटिक रिलेटेडनेस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डू नॉट चेंज ओवर टाइम। सही लग रहा है आपको ये स्टेटमेंट? कह रहा है ओवर टाइम तक न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस नहीं आते तो बड़ा करंट, बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है कोरोना की इतनी वेरिएबिलिटी कैसे पॉसिबल होती। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन ओवर टाइम होता है। फिर स्टेटमेंट नंबर बी कह रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज फेयरली एट कांस्टेंट रेट ऑफ टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर क्लॉक ऑफ इवोल्यूशन में लिखाया है। मॉलिक्यूलर क्लॉक आप पढ़ेंगे, प्रपोज्ड बाय जुकर कैंडल, पॉलिंग एंड जुकर कैंडल। उन्होंने क्या बोला कि कुछ साइट्स डीएनए के ऐसे होते हैं जो इवोल्यूशनरी हॉट स्पॉट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इवोल्यूशनरी कोल्ड स्पॉट होते हैं, बट एवरेज रेट ऑफ म्यूटेशन इज यूनिफॉर्म। दैट इज द कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो इसीलिए इन्होंने बोला क्या, फेयरली कांस्टेंट ओवर टाइम। फिर कह रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज रैंडमली एंड इरेक्टिवली ओवर टाइम। नहीं, इवोल्यूशनरी चेंज अकर फिनोटाइप बट नॉट, बिना जीनोटाइप के चेंज हुए फिनोटाइप में चेंज आता ही नहीं। और फिनोटिपिक चेंजेस इज नॉट इवोल्यूशनरी चेंजेस। फिनोटिपिक चेंजेस को इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होते। आप यहां से थोड़ी देर के लिए इक्वेटर वाली कंट्री में चले जाइए, वेस्ट इंडीज चले जाइए, तो आपका जो डार्क कलर आएगा वो इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा। इवोल्यूशनरी चेंज का मतलब क्या होता है, जेनेटिक चेंज होना चाहिए। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। सो कौन सा आंसर लगाएंगे हम लोग, बी। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर देखना है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी हार्डी बीनबर्ग इक्वेशन का है, काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए डिस्कस करना है आपको। बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड ब्लड टाइप्स इन अ पॉपुलेशन इज इतना। इन अ पॉपुलेशन इज कितना भाई, 6129 इंडिविजुअल्स ऑफ फॉलो। ठीक है, कह रहा है कि एक कोई एरिया लिया, वहां से आपने इतने लोगों को सेलेक्ट किया। कितने लोगों को सेलेक्ट किया भाई, 6129। हमने कितने लोगों को सेलेक्ट किया, सैंपलिंग लिया, 6129 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया, जिसमें हम लोगों ने ये ब्लड टाइप देखने को मिला। द ब्लड टाइप, जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मेंशन है। तो ब्लड ग्रुप एम, जीनोटाइप एलएम एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इतना। एमएन मीन्स हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ भाई, पीक्यू, 2pq। तो 2pq कितना है, 2pq मीन्स 3039। एलन का मतलब q, तो कितना है एलन इतने लोग हैं। तो अब टोटल उसने दे रखा है, टोटल कितना है भाई आपका 6129। टोटल इतने मेंबर्स हैं। अब कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीन इन पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन पॉपुलेशन, आपको एलन की फ्रीक्वेंसी बताना है कि एलन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सिंपली अगर इस एलील की फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने पढ़ा हार्डी बीनबर्ग में हम जीन की फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो आपको याद आना चाहिए, हम लोग पढ़ते थे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू क्या था, 1। ये क्या था, जीन की फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछा क्या है उसने, आपसे बातें कर रहा वो अलील फ्रीक्वेंसी। क्या पूछ रहा है आपसे, अलील फ्रीक्वेंसी। तो अलील फ्रीक्वेंसी, ऐसे एक फॉर्मूला देखते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एलील फ्रीक्वेंसी कैपिटल N इज इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन ऑक्युपाइड बाय N, नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन occupied by capital N divided by
टोटल नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन, ध्यान से सुनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन इंटू 2। तो अब आप इसको इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे। तो हम कैसे ऐड करेंगे भाई? सिंपली आपका छोटा सा थोड़ा सा माइंड लगाइए। हम क्या देखेंगे, एलएन का पूछा है, तो एक एलएन की फ्रीक्वेंसी ये, दूसरे एलएन की फ्रीक्वेंसी ये, और तीसरा एलएन की फ्रीक्वेंसी ये। 1 2 3 एलील कितने हैं? 3 इस पॉपुलेशन में। तो आप क्या लिखेंगे भाई? 1303 इंटू 2 प्लस कितना लिखेंगे? 3039 डिवाइडेड बाई टोटल कितना था? 6129 इंटू 2। 6129 इंटू क्या लिखा आपने? 2। ठीक है, 6129 इंटू 2। अब आप इसको n इक्वल टू कैलकुलेट करिए। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप करिए कैलकुलेट। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना? कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं आराम से। तो जैसे मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मोबाइल से, आप भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, मैं आपको सॉल्व करता हूं। देखिए क्या है आपका, कितना आया था भाई? 1303 इंटू 2 प्लस कितना है? 3039 तो कितना हो गया? 5645 डिवाइडेड बाई इंटू 2 करने पे कितना आया है? क्या आ रहा है? 6129 इंटू 2 करिए आप, तो कितना आ गया आपका? 12258। अब आप इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? अब जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है? इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है भाई वैल्यू? आपका n इक्वल टू 0.46 समथिंग आएगा, है ना? 0.46 अप्रॉक्स आ रहा है आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। अब अगर आपसे पूछा होता m की वैल्यू क्या है, तो m इक्वल टू क्या हो जाता? 1 माइनस n। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? m इक्वल टू क्या लगाते हैं हम? अप्रॉक्स 54.54। तो आंसर सी हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन ऑक्युपाइड बाई एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिलिक, टोटल नंबर ऑफ एलिलिक पोजीशन इंटू 2। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करिए, आपको जरूर प्रॉपर हेल्प मिलेगा। ठीक है? सो थैंक यू। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे तुरंत जैसे कुछ इधर से अपडेट हो आप तक वो वीडियो पहुंचे। अगेन थैंक यू वेरी मच।